अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, इस मिसरे का ताल्लुक उस महकमे से है जिसके जिम्मेदारान आए रोज इस इदारे की साख और मुल्क की वक़ार ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसके नतीजे में मलेशिया में PIA के तैयारे को कब्जे में ले लिया गया और मुसाफिर अलग ख्वार हुए, अमला फंसा रहा और सबसे बढ़कर ये कि एक बार फिर पाकिस्तान की जगह साई हुई। लेकिन कोई तो होगा ना इसका जिम्मेदार कि 2015 से ये मामला लीज पर है, लेकिन इसके बावजूद आज 2021 में यहाँ के जो तैयारा है उसे पकड़ लिया जाता है और जो मुसाफिर हैं उन्हें अलग हजीमत का सामना करना पड़ता है। इसी पर आज हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करने वाले हैं। फिर दूसरा ये कि हम अक्सर कहते आए हैं कि कश्मीर के मामले पर दुनिया खामोश है, आलमी ज़मीर सोया हुआ है, लेकिन बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर में हलाकतों और इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ उठने वाली आवाज़ ने इस मामले में एक नई रूह फूंकी है। लेकिन क्या इस बयान के बाद मजलूम कश्मीरियों को इसके बाद दुनिया से किसी भी किस्म की पेशरफ की तवक्को रखनी चाहिए, या फिर हम ये करेंगे कि ज़बानी जमा खर्च था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आखिर में बात साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी के एक ऐसे इंकशाफ की जिसने बैरून मुल्क से अवाम का पैसा वापस लाने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौकताई साहब, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी, एंकर पर्सनल तज्ज़ियाकार मोना आलम साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी इब्राहिम राजा साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उस कारनामे के हवाले से जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ पेश आया। बोइंग 777 तैयारा मलेशिया में एयरपोर्ट पर मकामी हुकाम ने कब्जे में लिया। अब इत्तलात के मुताबिक बोइंग तैयारा जो है वो लीज कंपनी को अदायगी न होने का बायस रोका गया, लेकिन तैयारे के काबिल जो अदा उसकी रकम है उसकी मालियत मुबैना तौर पर $14 मिलियन बताई जा रही है और इस ज़मीन में लंदन की अदालत में मामला सालसी के मराहिल में है। ताहम ऐसे में मकामी हुकूमत की जानिब से ये पेशरफ सामने आई और इस तैयारे को पकड़ लिया गया, कब्जे में ले लिया गया। लेकिन ये नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे? 2015 से मामला चल रहा है, बात 2021 तक आ गई है, इतनी रकम वाजिबुल अदा है, क्या हुआ कि रकम अब तक अदा ना हो सकी, या कितने जो पैसे हैं वो अभी देने वाले बाकी हैं? ऐसे में जिम्मेदार कौन है और किस जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इस पर हम बात कर लेते हैं। नासिर चौकताई साहब, आपसे सबसे पहले आगाज करें, बताइएगा जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई बनती है? कब तक हम लोग की बात करेंगे कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बिजली गैस से शुरू करें, नीचे तक आ जाए, पोलियो के टीकों में मिलावट तक आ जाए। अब ये जो वाक़या हुआ है इसको मैं और आप जिस नज़र से देख रहे हैं उस नज़र से हुकूमतें आलीशान नहीं देख रही। उनके जो एक खुसूसी हैं, उनका एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया है कि तो कुछ भी नहीं है, फजूल बदनाम कर रहे हैं हमको, कोई ताल्लुक़ नहीं था मलेशिया कोर्ट का कि इस जहाज़ पर कब्ज़ा करता, कोई ताल्लुक़ नहीं था मलेशिया का इस पूरी सूरत हाल से। ये तो कंपनी है, उसके दरमियान है। हम तो ख़र्चा कम कर रहे थे, कोरोना की वजह से जहाज़ खड़े हुए थे, तमाम कंपनियाँ रेट्स पे बात कर रही हैं, हम भी रेट्स पे बात कर रहे थे, तो क्यों जहाज़ पकड़ लिया हमारा? इस बेचारे को नहीं पता कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। कराची पोर्ट पर खड़ा हुआ कोई भी जहाज़ सी पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की कोई भी अदालत कब्जे में ले सकती है। इंटरनेशनल लॉ यही कहता है। आपने पैसे नहीं दिए, लीज़ के पैसे नहीं दिए, पट्टे के पैसे नहीं दिए, तो आप पकड़े गए, और पकड़ने के बाद आप कह रहे हैं कि इसके खिलाफ इल्ज़ाम तलाशी कर रही है। ये पूरा पढ़िएगा ट्वीट आप, बहुत बड़ा है, लंबा ट्वीट है और बड़ी पूरी तदरीस है आपको कि मुस्बत रिपोर्टिंग क्या होती है। दूसरा मैं ये कहना चाहता था, PIA हमारे लिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कलंक का टीका बन रही है, लेकिन टीका तो बन गई। कल चाइना में हमने 10 ऐसे मुसाफिर भेजे जिनमें कोरोना था, और हमने भेजे नहीं, बाकायदा शऊरी तौर पे भेजे हमने, सही, क्योंकि PIA का एक SOP है कि आप जाने से पहले एक सर्टिफिकेट दोगे, PCR दोगे कि आपको कोरोना नहीं है। उसके लिए इन्होंने डेजिग्नेट की हुई है लैब्स, और उन लैब्स में कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है। आप जाएं, टेस्ट कराएं, सर्टिफिकेट काउंटर पर डालें, चले जाएं आप वहाँ जाके, अगर कोरोना आपको निकल गया तो आप जाने, आपकी किस्मत जाने, और PIA जाने, तो PIA कोरोना बंद कर दे 3 हफ्ते के लिए। ठीक है, यूरोप में पहले ही बंद है हम। तो ऐ प्यारे लोगों, किस किस को जिम्मेदार करार दोगे? जिम्मेदार तो वही है जो टॉप पे बैठा हुआ है। आज मुझे कहना पड़ेगा कि जिम्मेदार वही है जो कप्तान है।
जनरल साहब, जिम्मेदारी आयत इस पर होती है और जिन पर आयद होती है फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी जो है वो एस्टेब्लिश करे कि इसके जिम्मेदारान कौन है। और नेचुरली एक एयरलाइन है, एयरलाइन को चलाने वाले लोग ऊपर मौजूद हैं, उसका एमडी भी मुकर्रर किया हुआ है और ये सारी चीजें जो हैं वो उन्हीं के जेर साया होती हैं। तो ये तो एक इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ भी नजर आती है। एक तरफ तो इसकी सालिसी का काम अभी चल रहा था। जब सालिसी प्रोसेस में है तो जब तक उसका फैसला नहीं आता, ये जो अदालती फैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रुकी हुई है, वो हो नहीं सकती थी। तो या तो वो सालिसी का फैसला उधर हो चुका है और इनको पता नहीं, कोई ऐसी इसमें कोई ऐसी चीज है जो छुपी हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है कि मुसाफिर भी थे, वहां पे पहुंचे और अचानक जहाज पे कब्जा भी कर दिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं। तो लाजमी बात है कि इसकी कानूनी पहलू जो है वो भी देखने होंगे कि जब एक रिकॉग्नाइज किस्म की सालिसी आपकी चल रही थी तो फिर जहाज पे क्यों कब्जा किया गया। लिहाजा ये इशू इतना सादा नहीं कि यहाँ स्ट्रेट अवे हम कह दें कि वाकई ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ। लेकिन बारसूरत जागस आई हुई मुल्क की कोई ना कोई तो उसका जिम्मेदार है और उसको इस चीज को निपटाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए और इंक्वायरी करके तो जिम्मेदारी भी डालनी चाहिए ताकि किसी के खिलाफ एक्शन हो सके। सही। मोना, जनरल साहब ने यहाँ पे 2 पॉइंट रखे। एक तो ये कि जब सालिसी चल रही हो तो ऐसे में किस तरह से ये कब्जे में लिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी आ गया कि अगर सालिसी मुकम्मल हुई, फैसला हो गया तो भी लाइन निकली हुकूमत, फिर कार्रवाई तो बनती है। एक्चुअली जरिया ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो डिसीजन था ये वैसे भी यूके की एक फर्म है जिसको अदायगी ना करने की बुनियाद पर या जिनके साथ डिफॉल्ट होने की बुनियाद पर पीआईए को रोका गया है मलेशिया में। अच्छा, इसको एक और तनाजुर में, क्योंकि हमारे साथी जो हैं वो ऑलरेडी कुछ पहलू तो हाईलाइट कर चुके हैं, मैं इसको एक और तनाजुर में इसलिए भी देखना चाहती हूँ क्योंकि मलेशिया हमारा एक बहुत हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री है। मलेशिया वो मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का बहुत सारे इश्यूज पर साथ दिया है। सबसे बढ़कर हमारा जो कोर इशू है कश्मीर का और भारतीय जो खास तौर पर बर्बरियत है कश्मीर में, हमेशा से मलेशिया ने हमारा साथ दिया है। और ये एक वो ब्लॉक है, यानी कि मलेशिया, कतर और टर्की के, इन्होंने पाकिस्तान का बहुत टेस्टिंग टाइम्स में भी हमारे साथ उन्होंने एक तो कंटिन्यू करते हुए वो लोग नजर आए हैं। और दूसरा ये कि हम बहुत हम आहंग हैं बहुत सारे अपने मसाइल पर, हमारे जो कलेक्टिव इश्यूज हैं रीजन के हिसाब से, कि हमने जी दहशतगर्दी को काउंटर वगैरह वगैरह। तो इतनी फ्रेंडली कंट्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे महातीर मोहम्मद, उनके अब जाने के बाद अब उनके सक्सेसर हैं, क्योंकि वो ऑल्दो ये कि ही हैज एग्जिटेड हिज ऑफिस, लेकिन उसके बावजूद बात ये है कि यहाँ इतनी इस कदर फ्रेंडली कंट्री से इस किस्म का एक्शन, ये मेरे लिए वाकई इट्स अ मैटर ऑफ वरी। जो एक्शन है वो यकीनन होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसको डिप्लोमेटिकली देखना हमारे लिए जरूरी है कि आया इतना दोस्त मुल्क जो हमारा मलेशिया है, उनकी तरफ से इस किस्म का एक्शन क्यों हुआ। कोई और क्या राह नहीं निकाली जा सकती थी, क्या बिफोर हैंड नहीं इत्तला दी जा सकती थी कि अगर ये तो नहीं हो सकता ना कि अचानक वन फाइन डे जी यहाँ से तैयारा उड़ा और मलेशिया के हवाई अड्डे पर लैंड हो गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। उनको बिफोर हैंड पता था कि जी ये तैयारा आने वाला है, एक्सपेक्टेड है ये यहाँ लैंड कर रहा है। तो अगर अराइवल से पहले ये बात बताई जा सकती थी तो मुझे लगता है एक तो ये बहुत एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन बन गई है ना, इसको हम अवॉइड कर सकते थे। अच्छा, दूसरा तनाजुर इसका यकीनन पीआईए के कॉन्टेक्स्ट में है कि जो भी एनबीसी भी बात कर रहे थे कि पीआईए की तरफ लातादाद इस किस्म के इश्यूज हैं। हम कब आपके प्रोग्राम पर आकर ये कभी यूरोप में रोक दिया, यूरोपियन यूनियन में रोक दिया, कभी क्या हो गया, कभी रूजवेल्ट के मसले। तो इस किस्म के कितने इश्यूज हैं जो पीआईए के हवाले से रिकरिंग हैं, कभी पायलट्स के मसले, मतलब इस पे कब एक्शन होगा। हम कितनी दफा बोलते रहे जी एक्शन ले एक्शन ले। ये मुझे लगता है अब ये बातों से बढ़कर जो है वो काम करना जरूरी होगा, क्योंकि वो वाली बात है क्योंकि लातों के जो भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। तो लिहाजा लेट्स मूव अहेड ऑफ टॉक्स। जो इसके जिम्मेदारान हैं वो यकीनन इस किस्म के लोग हैं जो बातों से आगे बढ़कर उनके खिलाफ एक्शन होगा तो वो बाज आएंगे, वरना मुझे लगता है इस किस्म की चीजें नहीं रुकेंगी। इब्राहिम, मोना फरमा रही हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं बाज आते। एनबीसी ये कह रहे हैं कि मतलब हमारी जानकारी के लिए कि ऐसे ऐसे वजीर भी हैं जो इस बारे में तमहीदें बांध रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर कार्रवाई हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे होगी आगे चल के। ज़रियाब, इस मामले पर सबसे पहले तो आपको सजदा रेज़ होना चाहिए, उसके बाद मुझे और हमारे जो दीगर शुरका हैं उनको भी सजदा करना चाहिए, और अगर जनरल साहब मुनासिब समझें तो वो भी एक सजदा शुक्र करें।
हम सबको सजदा करना चाहिए और वो सजदा शुक्र हो, और उसमें हम ये खुदा का शुक्र अदा करें कि इस हम वक्त इस तैयारी में सवार नहीं थे कि ये नहीं, हम ये शुक्र करें कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस वजह से सिर्फ हमारा एक जहाज़ जो है उसको इस तरीके से उस पर कब्ज़ा किया गया और हमारी जग हसाई हुई है। अगर ये नून लीग की हुकूमत होती और पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो हमारे कोई 10 जहाज़ जो हैं उनके ऊपर इस तरह से कब्ज़ा होता। ये मुमकिना जवाब है आपकी हुकूमत का जब आप इस इशू को उठाएंगे कि ये तो हमारी कामयाबी है कि हमने सिर्फ एक जहाज़ पे कब्ज़ा होने दिया, ज़्यादा जहाज़ों पे कब्ज़ा नहीं होने दिया। और वहाँ से जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स देखें कि आपका क्रू जो है वो परवाज़ के लिए तैयार था, आपके मुसाफिर जो हैं वो अंदर बैठे हुए थे, और एक अंदर वो मलेशियन हुकाम जाते हैं और उनको उतारते हैं और वो बड़े खौफजदा हो जाते हैं मुसाफिर कि पता नहीं क्या होने लगा, और उसके बाद वो तैयारा आपका जो है वो हिसार में लेके कब्जे में ले लेते हैं। आप देखी होगी हमारे सारे शुरुका ने कि इंडियन मीडिया ने भी इसकी कैसे कवरेज की है। जी। इससे पहले जिस तरह से PIA के तैयारों पर, PIA की परवाज़ों पर यूरोप में बैन लगवाया गया, फिर वो डिग्रियों वाला जो इशू उछाला गया, इसमें एक कहावत है वो परनाले वाली, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, आपको ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा जाता, लेकिन इसके लिए ये हमें देखना पड़ेगा कि परनाला वही है। जी सर, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये परनाला वही है। ये सारा खुरा जाता है गुलाम सरवर खान की जानिब, जिनकी अपनी डिग्री मशकूक है, जिनमें कोई अहलियत नहीं है, जो इससे पहले एक वजारत पेट्रोलियम का कबाड़ा कर चुके हैं। उसके बाद मुसलसल वो PIA के लिए जो है वो शर्मिंदगी का बायस बने हुए हैं, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो खुद एहतसाबी का नारा लगाते थे, जो कहते थे कि एहतसाब जो है वो मुझसे शुरू होगा और मेरी कैबिनेट से शुरू होगा, किसी किस्म की उनसे बाज पुरस नहीं हुई। वो जो उन्होंने गैस के बिल भेजे थे लंबे चौड़े, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी करवाई थी और कहा था कि वो हम लोगों को वापस करेंगे, ना तो वो वापस हुए, और फिर गुलाम सरवर खान यहाँ पे आए एविएशन में, उसके बाद PIA का कबाड़ा किया, और ये कबाड़ा जारी है। और इसमें ये भी आप देखें कि ये अब ये जो एक्सक्यूज बनाया जा रहा है कि जी बिल्कुल अचानक फैसला आया जैसे ही वहाँ पे कोई लैंड करने लगा जहाज उनकी अदालत का, बातों से मैं ये क्या इनको नहीं पता था कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि गुलाम सरवर खान साहब के खिलाफ जरा कार्रवाई हो जाए। देखें डायरेक्ट जब तक वहाँ, क्योंकि मिनिस्टर आपका जो है वो इंचार्ज होता है, ठीक है, डायरेक्ट जब तक वहां से कार्रवाई नहीं शुरू होगी नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। और ये भी कोई मानने वाली बात नहीं है कि इनको पता नहीं था कि इनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है, ना ही वो मानने वाली बात है कि ये लैंडिंग के वक्त कोई आधे घंटे में वो फैसला आया, उनको पता नहीं। अगर ला इल्म निकली हुकूमत तो भी ना अहली है, दोनों तरफ से क्वेश्चन मार्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ज़रिया, बहुत सी बाइस शर्मिंदगी वाली बात है। लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट बन गया हुआ है। आप देखें कि पहले भी जर्मनी के जो CEO थे वो एक जहाज़ अपने साथ ले गए, उन्होंने जहाज़ वापस ही नहीं किया। उसके बाद अगर ये वाला मामला था तो MD साहब क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उनको सारी पोजीशन नहीं पता थी कि कहाँ कहाँ लिटिगेशन है, कहाँ कहाँ PIA में मसाइल है। अगर इसका कोई लीज का मसला था तो उनको उसको गौर करना चाहिए था कि इतनी बड़ी शर्मिंदगी जो है वो पाकिस्तान के ज़िम्मे ले आए। बिल्कुल मैं इब्राहिम राजा से जो है मुत्तफिक हूँ कि ये जो आपने नाहल किस्म का वजीर ऊपर बिठाया हुआ है, इनसे कहें PIA को एक ही दफ़ा बंद कर दें। ये बार बार के तमाशे करने का क्या फ़ायदा, क्या ज़रूरत है। कभी आप पूरे यूरोप से फ़्लाइटें बंद करवाते हैं, कभी चाइना में पाबंदी लग जाती है। जब PIA नहीं संभाली जा रही तो बंद करें इसको। बड़े बड़े दावे इमरान खान साहब भी करते रहे, लेकिन उसका रिज़ल्ट आप देखें, सिफर निकल रहा है। मैं खुद तकरीबन 30-35 साल से मैं PIA को प्रेफर करता हूँ कि कौमी एयरलाइन है, मैं उसके ऊपर सफ़र कर रहा हूँ, यूरोप से भी किया, हर जगह से किया। उसकी दिन ब दिन जो क्वालिटी है वो गिरती ही चली गई। किसी भी दौर में आके PIA को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं हुई। हाँ, पैसे सब ने बनाए। वो एक जर्मन CEO को ले आए, वो आके यहाँ पैसे बनाते रहे, अपना वो सिस्टम लेके आए। वो उन्होंने कुछ श्रीलंका से जहाज़ लीज के ऊपर लिए थे। तो भाई अगर एक काम नहीं चलाया जा रहा, अपोजिशन में रह के कंटेनर के ऊपर खड़े होकर तकरीरें करना बड़ा आसान होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम दूध की नहरें बहा देंगे, शहद की नहरें बहा देंगे। भाई यहाँ तो पाकिस्तान की बदनामी होनी शुरू हो गई है। वो आप क्रिकेट को ले लें, आप PIA को ले लें, आप PTV को ले लें, आप रेलवे को ले लें, कौन सी चीज़ इन्होंने दुरुस्त की है आके। और ये PIA की वजह से तो कौम का सर शर्मिंदगी से झुकते ही चला जा रहा है। आप देखें कि ये किस तरह उन्होंने जो है उस तैयारे बिल्कुल जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं वहाँ पर इस वक्त जो कारकर्दगी है वो ना होने के बराबर है। और आए रोज जो हम मीडिया पर खबर चलती है, वो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं चलती बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी उस खबर को इस तरह से ट्रोल किया जाता है कि पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़ता है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक। नाज़रीन, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हलाकतों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ये कहते हैं कि भारत कश्मीर की हैसियत बदल रहा है, ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। अब अरकान ने आलमी इदारों, हुकूमतों और रहनुमाओं से कश्मीरियों की नस्लकुशी रोकने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की जानिब से एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि बोरिस जॉनसन इस सिलसिले में मजीद क्या इक़दाम उठा सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी का जो उनका दौरा था वो तो उन्होंने मुलतवी कर दिया, लेकिन क्या बात सिर्फ यहीं तक रह जाएगी या इससे आगे भी कश्मीरियों के हवाले से कोई ना कोई आवाज़, कोई ना कोई अलम मजीद बुलंद किया जाएगा? जनरल साहब, ये जो पेशरफ्त हमने देखी अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, आप समझते हैं बरतानिया के बाद अब कश्मीरी दुनिया से किसी पेशरफ्त की तवक्को रख सकते हैं? देखिए, बरतानिया में कश्मीरी बहुत सारे आबाद हैं और वहां पे स्ट्रेंथ इनकी काफी ज्यादा है और ये बड़े मुतहर्रिक रहे हैं। मैं देखता रहा हूँ, ये न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि मुख्तलिफ लीडर्स को मुख्तलिफ सोशल फंक्शंस के ऊपर ये इस इशू को लेके तो इन्होंने हर जगह इसका प्रचार भी किया और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन बाद जैसे जैसे वाकयात होते रहे ये लेके उनको आते रहे बाहर। फिर आपने देखा कि इंडियन एम्बेसी के बाहर इन्होंने बहुत सारे मुजाहरे किए और जो बरतानिया में मुजाहरे होते रहे वो अमेरिका के मुजाहरों की निस्बत ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ लोगों की होती रही और वो ज्यादा जोरदार तरीके से होते रहे। तो बरतानिया में हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर है, पब्लिक थिंकिंग, पब्लिक माइंडसेट है जो कि कश्मीरियों को सपोर्ट कर रहा है और वहां पे इस चीज का फायदा उठाया जा सकता है कि बरतानिया की हुकूमत जहां पार्लियामेंट में ये चीज डिस्कस हो गई उनसे कुछ ना कुछ इनको आगे भारत को कहलाया जाए। लेकिन बात वही है कि किसी एक मुल्क के, खास तौर पे बरतानिया वगैरह के कहने से वहां पे हालात नहीं बदलेंगे और ना ही मोदी जैसा इंसान जो है वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करेगा। तो यही इस तरह की सूरत हाल जो है वो यूरोपियन यूनियन में एक डिबेट होने वाली थी जो कि भारत ने भाग दौड़ करके रुकवा दी। अब वहां पे मेरा ख्याल है ये दोबारा शुरू करना चाहिए सिलसिला और इसी तरह पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि जहां जहां कश्मीरी मौजूद हैं उनसे ये प्रेशर बिल्डअप करवाया जाए। ये जब तक दुनिया में बहुत सारे और ममालिक से ये प्रेशर नहीं आएगा, भारत के अंदर ये फीलिंग डेवलप नहीं होगी कि उनको इसके बारे में कोई रीथिंक करना है। इसमें आप देखिए कि वहां पे अदालतों की कितनी प्रोटेक्शन है कि इस पे तकरीबन ये कुछ 600 से ज्यादा पिटिशंस हैं आर्टिकल 270 के बारे में भारत के सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ कोर्ट्स में पड़ी हुई। लेकिन आप देख लीजिए कि दूसरा साल जा रहा है वो उनके ऊपर कोई बात नहीं हुई, उनको डिस्कस ही नहीं किया गया। तो वहां भी अदालतें जो है वो उनको हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं। तो बाहर से कोई ना कोई प्रेशर आएगा, वरना जो भारत के अंदर कोशिश हो रही है वो नाकाम है। तो इसलिए जरूरी है कि ये पैटर्न बाहर से जिस प्रेशर की बात कर रहे हैं उस प्रेशर को बिल्ड करने में बरतानिया की सपोर्ट रहेगी और बेहतर हो सकते हैं, मतलब यानी कि आगे चलकर हम कह सकते हैं बरतानिया अपने तौर पे तो लाजमन हो सकता है कि पब्लिकली ना कहे, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई है तो कन्वे जरूर करेंगे। लेकिन सिर्फ बरतानिया अगर अकेला होगा तो ये बात आगे नहीं चलेगी, ये जरूर यूरोपियन यूनियन में जानी चाहिए और यूरोप के और बाकी ममालिक, मतलब उम्मीद वाबस्ता रखें। फिर भी नासिर चुगताई साहब, एक बड़ा बेहतर स्टेप हुआ है। ठीक है। एनबीसी खुद बरतानवी पार्लियामेंट में कहा गया कि 2015 से 2020 के दौरान बरतानिया ने 50 अरब पाउंड मालियत का असलहा भारत को बेचा है। मतलब ये कि ये बातें पाकिस्तान से नहीं बाहर से उठ रही हैं, मजीद पेशरफ भी फिर मुतवक्को होगी। जनरल साहब ने तो कश्मीरियों पे और पाकिस्तानियों पे डाल दिया। हमारा वजीर ख़ारजा कहते हैं सॉरी कि ये हमारी बड़ी सिफारती कामयाबी है। जब टिकर हम लोगों ने चलाए तो उसके 15 मिनट के बाद उनका बयान आया कि हमारी बड़ी सिफारती कामयाबी है और फिर वो नारा वारा लगा के कूद पड़े कि हमने कराया। भाई आपने नहीं कराया, अल्लाह का खौफ करो। नसीम साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो अच्छी तरह जानते हैं कश्मीरी लॉबी कितनी स्ट्रॉन्ग है। मकबूजा कश्मीर के लोग भी हैं वहाँ पर, मीरपुर के लोग भी हैं और बाज़ इलाक़े में तो छोटा पाकिस्तान मशहूर हैं। बाज़ इलाक़ों में पाकिस्तानियों की मदद से लोग इंतखाबात जीतते हैं, MPs बनते हैं और कुछ पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी निजात भी हैं, वज़ीर भी रह चुके हैं। तो एक तो मसला ये है कि अच्छा फिर पार्लियामेंट का इजलास नहीं था वो, हम हमारे सियासतदान उसे गलत ले रहे हैं। वो एक कमेटी का इजलास था, एक कॉकस का इजलास था, एक कमेटी रूम में इजलास था। पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में एक इजलास था। बड़ी अच्छी बातें हुई, बहुत तगड़ी बातें हुई। एक गलतफहमी में दूर कर दूं कि बोरिस जॉनसन का दौरा इस वजह से मुलतवी नहीं हुआ कि कश्मीर पे ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो कोरोना की वजह से हुआ। इंग्लैंड में जो कोरोना की सूरत हाल है उससे वो परेशान हो गए थे।
असल बात क्या है, असल बात ये है कि यूरोपीय यूनियन अभी तक हम रीएक्टिवेट नहीं कर पाए। हम तो खैर नहीं, वो खुद रीएक्टिवेट नहीं हो रहा है। उनके यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन आई थी, वो मंजूर हुई थी, उस पर वोटिंग होनी थी, वो वोटिंग हिंदुस्तान ने रुकवा दी। तो पहली बात तो ये अभी तक हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है। दूसरी बात ये, ब्रिटेन खुद जिम्मेदार है मसला कश्मीर का। ब्रिटेन को यह एहसास जुर्म रहेगा कि उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, साजिश की, और कश्मीर को हिंदुस्तान के हवाले करने का पूरा प्लान बना के दे दिया। गुरदासपुर से लेकर जो सड़क दी जाती है, तो वो खुद जिम्मेदार है, वो उसको अनरिजॉल्व छोड़ गया। अब वो किस तरह करेगा मुझे समझ में नहीं आता। आप करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर के पॉन्ड्स के आप मुआहदे कर रहे हो, आपके डिफेंस मुआहदे हो रहे हैं, आपकी दोस्तियां हैं, आप ह्यूमन राइट्स पे बात करने को तैयार ही नहीं हो। हुकूमत बरतानिया ने कौन सा बयान दिया ह्यूमन राइट्स के बारे में? तो मुझे लगता है ये कि अमेरिका में शायद थोड़ी जो तब्दीली आ रही है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स पर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा सकूत कश्मीर वगैरह की, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ बातें सामने आएंगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो कुछ कहा गया वो एक हद तक मुनासिब है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। सिर्फ बरतानिया के बयान से चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी। बहुत कुछ। ठीक है इब्राहिम, बहुत कुछ। देखें, कश्मीर के लिए आवाज़ जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट में भी उठती रही है, और अभी रिसेंटली जो यूरोपियन पार्लियामेंट में आवाज़ उठी थी उसकी मैं आपको वजह भी बता देता हूँ, और उसमें जो हमारी नाअहली थी हुकूमती सतह पे या खारजा सतह पे वो भी बता देता हूँ। एक तो मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन कश्मीर कौंसल यूरोप जो हैं, शायद आप लोग जानते हो, अली रज़ा सैयद, वो हर साल वहाँ पे एक कश्मीर EU वीक करवाते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें वो बरतानवी अरकान पार्लियामेंट जो कि कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के करीब मौक़िफ़ रखते हैं उनको बुलाते हैं, और यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स भी, यूरोपियन पार्लियामेंट में वो 7 दिन का होता है वो ये जो इवेंट है। मैंने और बहुत से साथियों ने ये अटेंड भी किया हुआ है, और उसमें इतना वो यानी मुदल्लल तरीके से कश्मीर का मुकदमा पेश करते हैं कि वो कंटिन्यूसली 10-12 साल से हो रहा है। तो इस मरतबा ये जो यकतरफा इकदाम किया है नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में, उसके बाद वो उनकी जो पार्लियामेंट की जो खारजा अमूर की कमेटी है वहाँ पे मामला गया, और ये जिसका अभी सर नासिर बेग चुगताई साहब ने भी जिक्र किया है, और वहाँ पे फिर वोटिंग भी होनी थी, लेकिन वो इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं हो सकी। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि वही अली रज़ा सैयद, एक वीडियो जर्नलिस्ट जो बेल्ज हैं, उनको अभी लेके आए हैं LOC का विज़िट करवाने, ये जहाँ पे UN की गाड़ी पे फायरिंग हुई वहाँ का विज़िट करवाने, और ये इन जगहों पे जहाँ पे ये भारतीय शेलिंग होती है। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस बेल्ज जर्नलिस्ट को यहाँ पे लाने में, और उसने यहाँ से शूट करना था, और उसके बाद वहाँ पे ब्रसल्स में उसकी एक एग्जीबिशन लगनी थी। और ब्रसल्स जो आपको पता है डिफेक्टो कैपिटल है यूरोप का, यूरोपियन पार्लियामेंट वहां पे है, नेटो का हेडक्वार्टर और जितनी बैन अल-अक़वामी अहम तंजीमें उनका हेडक्वार्टर है। लेकिन उनके इस दौरे में भी इतनी मतलब इंटरनल इतनी रुकावटें थी कि अनइमेजिनेबल, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया। तो ये तो आवाजें तो उठेंगी, लेकिन हमें इस तरह की ये जो, और अपने वसाइल से ये जो लोग तहरीकें चला रहे हैं बरतानिया में भी, यूरोप में, ब्रसल्स में, तो इनको कम से कम कोई फैसिलिटेशन देनी चाहिए ताकि ये इंडिविजुअल लेवल। नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। बरतानिया में आप भी काफी अरसा रहे हैं, आपने वहां से भी सहाफत की है, ये बताएगा उस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल थी कश्मीर कॉज को लेकर, और अब जब आर्टिकल के हवाले से हम बात करते हैं जिसका तलाक किया गया भारत की जानिब से, उसको रिवोक करने के बाद सिचुएशन कहां पर स्टैंड करती है? इस बयान के बाद हम समझें कि मजीद पेशरफ मुतवक्को है। ज़रियाब, मैं नासिर बेग चुगताई साहब की बात से 100% बल्कि 1000% इत्तेफाक करता हूँ कि बरतानिया में बिल्कुल कुछ शहर ऐसे हैं जिनका तो नाम ही ट्विन सिटीज़ है, जैसे मीरपुर है और ब्रेडफोर्ड को, बर्मिंघम, लूटन, वहाँ पे देखें 80 से 90% जो है वो कश्मीरी रह रहे। लंदन में, बल्कि पूरे UK में आप देखें बहुत बड़ी तादाद कश्मीरियों की है, और वो पहले दिन से जो है कश्मीर की आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। और इंडियन एम्बेसी के बाहर जितने भी बड़े बड़े मुजाहरे हुए वो सब इन कश्मीरियों ने अरेंज किए थे। आप देखें लॉर्ड नज़ीर अहमद की बड़ी
खिदमात है कश्मीर के लिए, लॉर्ड कुर्बान है, नाज शाह हैं, इन सब का ताल्लुक जो है, जितने भी MPs हैं या मेंबर्स ऑफ अपर हाउस के जो मेंबर्स हैं उनका कश्मीर से ताल्लुक है। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग बहुत अरसे से ये काम कर रहे थे। और कमेटी रूम्स में तो अक्सर इस किस्म की मीटिंग्स होती रहती हैं और वहाँ पे कश्मीर का मुकदमा लड़ा जाता है। तो ये मैं ये कहूँगा कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि कम से कम ये बातें अब आगे बढ़ना शुरू हुई है। हाँ, यहाँ पे मैं अपने फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर को एक चीज़ का क्रेडिट ज़रूर दूंगा। जैसे उनके दौर में अगर ये हमारा जहाज़ मलेशिया में पकड़ा गया तो हमने उनको बुरा भला भी कहा, लेकिन जो UNGA में तकरीर की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उससे कम से कम दुनिया के कानों में एक आवाज़ पहुंची। उसके अलावा जो फॉरेन ऑफिस है वो भी आजकल बहुत वाइब्रेंट है, वो भी काम कर रहा है। तो ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं। पिछले अदवार में तो कश्मीर के मामले को बिल्कुल सर्द खाने में डाल दिया गया था। तो कुछ क्रेडिट हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर देंगे कि वो इस मामले को आगे लेके ज़रूर चल रहे हैं। लेकिन ये जो बरतानिया में जो कुछ हुआ, बरतानवी पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, उसका 100% क्रेडिट बरतानवी जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्हीं को जाता है। और अगर वो इसी चीज़ को लेके आगे चलते रहेंगे, दुनिया में और जगह से भी आवाज़ उठाएंगे, यूरोपियन यूनियन से भी इस किस्म की आवाज़ें उठनी शुरू हो जाए और दुनिया का प्रेशर भारत और मोदी के ऊपर पड़ना शुरू हो जाए, तो कश्मीर कॉज को फ़ायदा पहुँचेगा। और एक ना एक दिन तो कश्मीर को आज़ाद होना है, या कश्मीरियों की आवाज़ सुनी जाएगी। दुनिया में ये देखा कि कभी भी आप कभी हर वक्त तक तो इनको दबा के नहीं रख सकते। तो ये बढ़िया अच्छा इक़दाम है बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट मेंबरान का। जी मोना, बारिश का पहला खतरा समझे इसे? सर, आप एक्चुअली देखें, कोई भी इंसान जो थोड़ी सी भी सैनिटी या अक्लो फहम रखता हो तो वो तो इस बात से इनकारी हो ही नहीं सकता कि कश्मीर में जो भारतीय बर्बरियत है वो हर हद पार कर चुकी है। और अब हालिया दिनों में मुझे लगता है बहुत सारी चीजें इसको बहुत कंसोलिडेट करती हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पर हो रही हैं। आप रिपोर्ट देख लें कि जी ISIS और अलकायदा को भी जो है वो पेट्रनेज दी जा रही है भारत में, कर्नाटका और केरला वगैरह में ये चीजें सामने आ चुकी हैं। UN की बाकायदा रिपोर्ट सब सामने आती हैं। पहले नहीं होता था ये, वाकई ये बात दुरुस्त है। अब ये कि EU डिसइंफो लैब ने जिस तरह से बताया है कि कैसे मुनज़्ज़म किस्म का भारत जो है प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के खिलाफ, अपने मीडिया आउटलेट्स और अपनी बोगस किस्म की हर चीज से, वेबसाइट से वगैरह वगैरह, और ये कितने सालों से बल्कि बरसों से जारी है। दूसरा, इवन हमने भी अब तो डोजियर भेज दिया है, हमने भी बता दिया है कि किस तरह से भारत जो है वो यहाँ पर इंटरफेरेंस कर रहा है। और वो इंटरफेरेंस किसी और जरिए से नहीं होती। वो जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, आपको पता है वहां पर दरअसल कार्रवाइयां करके और वहां से वहीं पर LOC पर भी भारत अपनी जो है वो इस किस्म के अज़ाइम और अपने जो भी ऐसे जो नेफेरियस उनके डिजाइन है उनको आगे बढ़ाता है। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो होते हैं वो भी आप देखें, उनका भी जो मरकज है वो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है। वो हमेशा वहां पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, वहां के लोगों को मारते हैं और फिर इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाकर पाकिस्तान पे आंखें बंद करके एक इल्जाम आयद कर दिया जाता है और फिर दुनिया भर में उसका एक झूठा वावेला मचाया जाता है। 10 पार्लियामेंटेरियंस ने अब ये बात की है तकरीबन, और ये कोई पहली दफा नहीं, वाकई ये हाउस ऑफ कॉमन में जैसे ये डिबेट हाउस ऑफ कॉमन के अराकीन ने की है, तो उनकी तरफ से ये डिबेट भी कोई पहली इंस्टेंस नहीं है। अगर आपको इस डिबेट के बाद जी कोई कुछ होने वाला है या कोई अमली तौर पर हमें कुछ फर्क नजर आएगा, तो वो मुझे लगता है बहुत दिल्ली दूर है और वो एक बहुत दूर दराज किस्म की फार साइटेड बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि 10 पार्लियामेंटेरियंस ने इस सिलसिले में बात की है, लेकिन इससे पहले भी वो बात करते रहे हैं। बात करने से वही बात आती है कि कुछ नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली भी कुछ इकदाम करना होते हैं जिसके बाद, क्योंकि भारत के बहुत वेस्टेड किस्म के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं दुनिया भर के साथ, ये तमाम लोग ये बात कर चुके हैं। और ये जो अक्लो फहम रखने वाले लोग हैं ना ज़रियाब, वो भी ये बात जानते हैं कि हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल बनकर या दानिश्वर बनकर सामने आ सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर बहुत कुछ होना बाकी है और गालिबन अभी कुछ बहुत दिल्ली दूर है। ठीक है, प्रैक्टिकली होना बाकी है और ऐसे मामला अभी फौरी तौर पर हल होते हुए तो बेशक दिखाई नहीं दे रहे। वो अलग बात है कि कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जो है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ साथ। वेलकम बैक। नाज़रीन, साबिक चेयरमैन FBI शब्बर ज़ैदी साहब ने एक बयान दिया एक TV को इंटरव्यू देते हुए, और उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क असासों को वापस लाने का कोई कानून इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। हम इस सिलसिले में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी पाकिस्तानी जो सियासत है या हमारी तरक्की का जो दारो मदार है वो सिर्फ और सिर्फ हमने देखा है कि करप्शन के बयानिए
एहतसाब सबके लिए और मुल्क का लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान लाने के लिए, जिसमें पैनामा पेपर शामिल हैं, ब्रॉडशीट का मामला शामिल है, इसके अलावा स्विस अकाउंट्स भी चलते रहे हैं और मीडिया की खबरों की जीनत बनते रहे हैं। लेकिन जब ऐसा कोई कानून मौजूद है ही नहीं तो हमारे सियासतदान इतने बड़े बड़े दावे और वादे करते क्यों आए आज तक? और दूसरा ये कि किसी को होश तक ना हुई कि कानून साजी इस मामले पर अब तक क्यों नहीं हो सकी। नासिर भाई चौकबाज़ी साहब फरमाइएगा, आपको कहाँ पे नजर आता है, कहाँ पर लापरवाही है कि कानून साजी इस सिलसिले में अब तक ना हो सकी? लेकिन मुख्तसर रखिएगा जवाब 1 मिनट के अंदर प्लीज। भाई जिस तरह तजारा पट्टे पे लिया था, किराया नहीं लिया, जिस तरह 10 अफराद कोरोना में मुब्तला होकर चीन पहुंच गए, उसी तरह की सूरत हाल है। किसी को पता ही नहीं है, ना ये पता था किसी को कि हैदराबाद के निज़ाम का जो पैसा है 35 बिलियन पाउंड, वो केस हम हार गए हैं। किसी को नहीं पता था कि जहाज़ क्यों अगवा हुआ है, क्यों जब्त हुआ है। तो यही सूरत हाल ये भी है कि हमें पता ही नहीं है कानून कहाँ कहाँ है। हमें ये पता नहीं कि चेयरमैन पीटीवी का तकर्रुर किस तरह होता है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ा ही नहीं असम्बली बनाने वाले ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लास ली है उसके ऊपर कि आपने फैसला पड़े बगैर अपॉइंट कर दिया चेयरमैन को। तो मालूम नहीं है, लाइल्मी है, मासूम लोग हैं बेचारे, अभी पढ़ेंगे 8-10 साल तो पढ़ेंगे अभी ये, फिर ये कायद-ए-आज़म तक जाएंगे, वहाँ के करप्शन तलाश करेंगे, फिर करप्शन के खिलाफ बात शुरू करेंगे। असासों की बात तो बहुत बात की है, ये ब्रॉडशीट टाइप की 15-20 तंजीमें आपसे पैसे मतलब आप इसे ला इल्मी और मासूमियत कह रहे हैं इस मौजूदा हुकूमत के एनबीसी। ठीक है मोना, अब लाइल्मी अगर मासूमियत में होती तो कह रहे हैं आप, लाइल्मी जहालत में होती है। ठीक, यही मैं क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। मोना देखें, बिल्कुल ये आपने मुख्तसर जवाब देने को कहा है ज़रियाब, और ये इसका जवाब वैसे ऑनेस्टली मुख्तसर ही है कि ये इस पे वाकई कोई कानून नहीं है, और मुझे इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि कोई कंसेंसस नहीं बन पाया, ना कोई बन सकता है। जाहिर है, मतलब अगर आप वहां के लिए कानून बनाना चाह रहे हैं तो आप एक तरफा कानून तो बनाएंगे नहीं। आपको जिस भी मुल्क में ये तमाम एसेट्स हैं पार्क हुए हुए, उनके साथ आपको एक हम आहंगी चाहिए, उनके साथ हार्मनी चाहिए। तो कौन मुल्क आपको इस पे हामी देगा? ये तो मैं समझती हूँ कि ये तो सोचना ही बहुत फार एम्बिशियस है और बहुत ओवर एम्बिशियस ही बात है कि कोई मुल्क बोले कि नहीं, अगर हमारे मुल्क में जो हमारे लिए रूटी हुई दौलत है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट है, सरमाया है उनका, जो उनके मुल्क में बाहर से आ रहा है। तो आप अपने मुल्क में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सोच लें कि अगर बाहर से आपके मुल्क में कोई पैसा लाना चाह रहा है, तो आपको पता है ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो एक्ट था, एरा जो था, उसमें पहले भी ये बात थी कि जी आप सोर्स नहीं पूछेंगे पाकिस्तान में आने वाले पैसे की। तो वो वही चीज दूसरे पे भी तो लागू होती है, वो क्यों सोर्स पूछेंगे आप, या वो इसके ऊपर कानून बनाएंगे? ये तो एक बहुत ही फार फेच्ड बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि विल नहीं थी, नियत नहीं थी, इसलिए ऐसा नहीं हुआ मोना। और दूसरा मुल्क आपको इम्पॉसिबल है कि इस बात पे हामी भरे आपके साथ। ठीक है, एक्सेस आपको दे दे, सरमाया हुआ है, आए ले जाए। ठीक है जनरल साहब। देखिए, इसमें मेरा ख्याल है ज्यादा अहम है उस मुल्क का कानून जहां पे असासे और वहां से लेके आने हैं। अगर वहां पे कानून मौजूद है कि अगर कोई हुकूमत ये साबित कर दे कि उससे सरकारी असासे हैं या वो असासे हैं जो कि यहाँ से चोरी किए गए, तो फिर उस कानून के तहत उस हुकूमत को वापस करना होता है। ये बाद मुल्कों ने लिए भी हैं, अपने असासे वापस किए हैं। इसमें हमारे कानून की जरूरत नहीं है। आपका अगर कोई यहाँ से चोरी होकर चीज बाहर चले गई है तो ये उस मुल्क का राइट है कि उसको वापस मिले। लेकिन दूसरे मुल्क जिसके पास है वो चीज, उसके पास ये कानून है वहां से वापसी का या नहीं। असल चीज तो वहां पे मसला तो वहां बनता है। और मेरा अपना अंदाजा है कि ये कानून हो भी तो वो मुल्क वापस नहीं करते, क्योंकि ये बहुत सारे मुल्क, बरतानिया जैसे मुल्क, ये तो चोरी के पैसे पे उनके अपने लोगों की बड़ी अय्याशी लगी हुई है कि वहां पे उनकी प्रॉपर्टीज की कीमतें कहीं की कहीं चली गई, क्योंकि हमारे लोग जाके वहां पे प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं। तो इस वजह से पैसा लाना मुमकिन नहीं है, लेकिन कानून मेरा ख्याल है दूसरे मुल्क चाहिए, हमारे मुल्क के कानून का मसला है। सिद्दीकी साहब देखिए ज़रियाब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, लेकिन बात यह है कि एक तरफा कानून तो बिल्कुल बन ही नहीं सकता ना। आप कानून बेशक बना दें, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि हुकूमत की कोई ऐसी कोशिश नज़र नहीं आई है कि वो बैरून मुल्क से पैसा लाने के लिए उन्होंने कोई स्ट्रगल की हो, कोई कोशिश की हो। और लंदन से भी आप देखें कि बड़े बड़े दावे तो ज़रूर आते रहे, लेकिन ना ही तो वहाँ से आप किसी सियासी लीडर को वापस ला सके, ना ही वहाँ से कोई पैसा वापस ला सके। और आप देखें कि साबका हुकूमतों में भी अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये लोग
तकरीरें करते थे तो स्विस पैसे का बड़ा जिक्र करते थे, उन लोगों ने भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की। और बरतानिया में तो आप चली जाए अगर सेंट्रल लंदन या एजवेयर रोड या जो उनकी महंगी जगहें हैं, वो तकरीबन तमाम की तमाम जो मलकियत है वो बैरून मुल्क पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन की ज़्यादातर वहाँ पे है। तो वो तो कभी भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिसमें जो है वो पैसे वापस करने पड़ जाए। लेकिन मैं आपको कहूँ कि आलमी तौर पर भी गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। अगर कोई गरीब को आपने पकड़ना हो पाकिस्तान से या लंदन से तो वो इंटरपोल भी आपके हवाले फौरन कर देते हैं। जी इब्राहिम, देखें, पाकिस्तान से दौलत लूट कर बाहर पार्क तो की गई है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में कानून बनाने से ये वापस नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि हमारा जब भी हमने बाहर से असासे वापस लाने की कोशिश किया तो हमने तासुर ये बनाया है कि हम एक पॉलिटिकल विच हंटिंग कर रहे हैं। अभी वो मुसावी के आप वो देख लें जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि कैसे वो आफ्ताब शेरपाओ का न्यू जर्सी में उन्होंने अकाउंट पता करवाया, लाखों डॉलर उसमें मौजूद थे, लेकिन नैब ने यहाँ से कहा कि नहीं ये अकाउंट बिल्कुल ठीक है और हुकूमत पाकिस्तान ने उसको ओपन करवा दी। ठीक है, मतलब हुकूमत पाकिस्तान ने उसको ओपन करवा दिया, बाद में उसको आफ्ताब शेरपाओ को वज़ीर दाखिला बना दिया। मतलब ये ना इल्मी और दूसरे मुल्क का कानून और हुकूमत की कोशिशें भी कुछ नहीं आ रही, यही वजह है कि आज तक कानून साजी ना हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।